नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और एक बार मुझे बताएंगे कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे प्यारे प्यारे से बच्चों। रोशनी, दीप, अनुष्का, दिनेश, राहुल, अंजू, खुशी, महेश्वरी, लोकेंद्र, मीना, गौतम और मनोज, रविंद्र, प्रिंस, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रिया काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। मैम आज संडे है, जी हाँ आज संडे है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी क्लास संडे को भी लूंगी, क्योंकि प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि आपका पेपर बहुत ही जल्द है और आपको रिवीजन का समय मिल सके, आप चीजों को रिवाइज कर सके, इसके लिए आपकी क्लास संडे भी रखी जा रही है। बेटा जी, मेरा भी मन करता है कि संडे को मैं भी आराम करूं, मैं भी बिस्तर में सो जाऊं, क्योंकि ठंड का समय हो रहा है ना। लेकिन प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि यहाँ पर माइक को पास करो, ठीक है, माइक को मैंने पास कर लिया है। चलिए अब आप परेशान मत होइए। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि जो भी मेहनत आपके लिए की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि आपका पेपर बेहतरीन तरीके से हो सके। वरना बेटा आराम करना किसको अच्छा नहीं लगता? आराम करना तो सभी को अच्छा लगता है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने आर्टिकल 18 तक आपको पढ़ा दिया था, आज मैं आर्टिकल 19 से आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ और आप सभी लोग अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। और प्यारे प्यारे से बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है ध्यान से चीजों को सुनेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और आज की क्लास में हम पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे, अच्छे से हम चीजों को पढ़ेंगे और जैसे ही आपकी पॉलिटी खत्म होगी वैसे ही प्यारे बच्चे आपका क्या होगा, वैसे ही आपका इतिहास शुरू हो जाएगा। चलिए यानी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। अब मैं आपकी यहाँ पे बात करती हूँ फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक अधिकारों की। तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या दिया गया है, 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान, यानी कि यहां पे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको यहां पर दी गई हैं। ठीक है, क्या दिया गया है बेटा जी? मैम 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहां पर हमें दी गई हैं। इन 6 स्वतंत्रताओं की जब हम बात करते हैं तो आप एक चीज और ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 19 था बेटा, आर्टिकल 19 के 1 में आपकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप कहते हैं मूल संविधान। तो बेटा जी इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो कितनी स्वतंत्रता थी? तो आप कहोगे मैम 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में मैम 6 है। तो 7वीं कौन सी हटाई गई थी मैं आपको बता चुकी हूं, लेकिन मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूंगी। अब आप ध्यान से सुने प्यारे बच्चे। पहली स्वतंत्रता है, इसको कहते हैं आर्टिकल 19 के 1 का ए कह सकते हैं, 1 का ए या 1 का क भी इसको कह सकते हैं। 19 के 1 का ए भी कह सकते हैं और क भी कह सकते हैं। इसमें कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे यहां पर बताऊं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन कई बार क्या कहा जाता है कि भैया कम बोलो। घर में कहा जाता है भाई अपना जो है थोड़ा सा मुंह बंद रखो, थोड़ा कम बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं मैम, हम ज्यादा बोलते हैं, हम बोलते ही चले जाते हैं, हमें रोका जाता है लेकिन फिर भी हम बोलते रहते हैं। तो जब हम बोलते रहते हैं तो फिर हमारे घर वालों के पास क्या ऑप्शन होता है? एक ऑप्शन होता है मैम हमारी कुटाई का, और घर वाले हमें कूट देते हैं पकड़ के कि अब बोलो, है ना। तो ऐसा ही आपका देश में है। अगर आपके बोलने से किसी और को नुकसान होता है, आपके बोलने से सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आपके बोलने से लोग आपस में झगड़ते हैं, तो भैया फिर क्या होगा? फिर तुम्हें बोलने से रोका जाएगा और तुम्हें कहां पे डाला जाएगा? जेल में डाला जाएगा, है ना। और प्यारे बच्चे इस स्वतंत्रता के अंदर कौन कौन सी और स्वतंत्रता आती है? जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्यारे बच्चे फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी में आता है, ठीक है। किस में आता है? 19 के 1 के ए में आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसी में आता है चुप रहने का अधिकार, राइट टू कीप साइलेंट, चुप रहने का अधिकार भी मैम इसी में आता है। राइट टू कीप साइलेंट इसी में आता है। राइट टू कीप साइलेंट कि हमारा बोलने का मन नहीं कर रहा है तो किस में आएगा मैम, इसी में आएगा। उसके अलावा बेटा आप कहते हो कि मैम हमें चाहिए सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन इसी में आता है। सूचना का अधिकार आरटीआई जिसको हम कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन बेटा जिसको हम कहते हैं, इसी में आता है। मैम छत पर झंडा फहराने का अधिकार, जो हमारा टेरेस होता है, छत पर झंडा फहराने का अधिकार, छत पर झंडा फहराने का अधिकार यानी राइट टू फ्लाई फ्लैग ऑन टेरेस, ये भी इसी में आता है। वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, राइट टू कॉमर्शियल स्पीच मैम इसी में आता है। वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, राइट टू कॉमर्शियल स्पीच, इंग्लिश में मैं बोल रही हूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्लाई फ्लैग ऑन टेरेस और मैम राइट टू वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, राइट टू कॉमर्शियल स्पीच, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो मैम ये क्या होता है वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, तो जैसे आपका फेयर लवली का एड आता है, जैसे आपका मैगी का एड आता है, जैसे आपके जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं वही है। और मैम छत पर झंडा मतलब जो आप अपनी छत पर झंडा लगा सकते हो, फहरा सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा जी आपका एक आता है सूचना का अधिकार कि भाई हमें सूचना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसका भी अधिकार यहाँ पे मांग सकते हो। तो ये सब किस में आता है 19 के 1 में। और ध्यान रखना बेटा कि आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता को हार्म नहीं करते, जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते तब तक आपकी स्वतंत्रता को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी से एक बार थम्स अप करें। फिर दूसरा दे रखा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसको बोलेंगे आर्टिकल 19 के 1 का बी या फिर ख, कुछ भी लिख लीजिए। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब भैया कॉन्फ्रेंस करो, ठीक है, कॉन्फ्रेंस करो, सम्मेलन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना शांतिपूर्ण तरीके से मतलब पीसफुल तरीके से। ऐसा नहीं कि सम्मेलन करने जा रहे हैं तो चाकू और तलवारें लेकर चल पड़ो, एक दूसरे को मारना शुरू कर दो, है ना, ये नहीं करना है, इसकी स्वतंत्रता नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, तलवारों बंदूकों हथियारों के साथ नहीं, ये इनका यूज आप कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकते। फिर 19 के 1 का सी क्या कह रहा है मैम, इसको लिखेंगे आर्टिकल 19 के 1 का सी लिख दो या फिर ग लिख दो, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, और इसी में बेटा एक शब्द और जोड़ना, सहकारी समिति की स्थापना भी आप कर सकते हो। इसी में सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी बात की गई है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि सहकारी समितियां जो हैं आपके किस आर्टिकल में हैं, आर्टिकल 19 के 1 के सी में है। तो आप क्या कहोगे मैम कि हम संगठन बना सकते हैं, संगठन जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, ये आप बना सकते हो। आप कहोगे संघ जैसे लेबर यूनियन यानी मजदूर संघ जो बनता है तो आप बना सकते हो। सहकारी समितियों की स्थापना कर सकते हो। मैम सहकारी समिति क्या होता है, मैम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, तो बेटा जी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है डेयरी उद्योग। क्या है इसका एग्जाम्पल, डेयरी उद्योग। तो ये बनाने की, इसको स्थापित करने की भी आपको स्वतंत्रता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संगठन बनाने, संघ बनाने और सहकारी समितियों की स्थापना की स्वतंत्रता किस में दी गई है मैम, आर्टिकल 19 के 1 के सी में। तो आप ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। खुशी बेटा पेशेंस रखो
जो आप कह रहे हो बात करेंगे हम डीपीएसपी में, ठीक है बच्चे। तो इसकी भी स्वतंत्रता आपको दी गई है, इसकी भी फ्रीडम आपको दी गई है। लेकिन अब आप कहो कि मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, तो भैया नहीं बना सकते। आप कहो मैं ऐसा यूनियन बनाऊंगा जो देश के खिलाफ काम करे, आप नहीं बना सकते। क्योंकि मैंने फिर आपको बता देना है कि स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक आपकी वजह से, आपकी स्वतंत्रता की वजह से देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचता, तो आपको स्वतंत्रता है, वरना आपको रोका जा सकता है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी 19 के 1 का डी। क्या लिख सकते हैं इसको मैम? नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर्टिकल 19 के 1 का डी, है ना। और ये क्या था? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। मतलब बेटा ये जो बात की जा रही है, ये भारत के अंदर आप किसी भी जगह पर जाकर घूम सकते हो, आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हो, लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता है तो बाउंडेशन भी होगी, रिस्ट्रिक्शन भी होगी, है ना। तो आप क्या कहोगे कि मैम हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं भारत में, लेकिन ऐसी जगह को छोड़कर, मैम ऐसी जगह को छोड़कर जहां पर सरकार ने लिखा है कि यहां पर जाना मना है, या लिखा हुआ है इस एरिया में जाना प्रतिषेध है, यानी प्रोहिबिटेड एरिया जहां लिखा है। जैसे आपके एससी एसटी के कुछ क्षेत्र होंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर नक्सलवादी होंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां आतंकवादी होंगे, तो आपको वहां जाने से रोका जा सकता है। क्यों बेटा? क्योंकि उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो आप भारत के अंदर, भारत में कहीं पर भी घूम सकते हो, लेकिन उन जगह को छोड़कर जहां पर आपको जाने के लिए मना किया जाता है। सेम अगला आर्टिकल है 19 के 1 का ई। 19 के 1 का ई कह लो या ड कह लो। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की एवं बस जाने की स्वतंत्रता। बिल्कुल, आप भारतीय क्षेत्र में, भारत के अंदर अगर भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। जैसे बिहार का व्यक्ति दिल्ली में रहता है, दिल्ली का व्यक्ति यूपी में रह सकता है, यूपी का व्यक्ति दिल्ली में रह सकता है, मुंबई में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। लेकिन यहां पर भी वही आपकी रिस्ट्रिक्शन, वही प्रतिबंध आएगा कि भैया ऐसी जगह को छोड़कर जहां पर आपको निवास करने की स्वतंत्रता नहीं है, जहां पर आतंकवादी हो, जहां पर नक्सलवादी हो, जहां पर जंगली जानवर रहते हो, जहां पर आपको बोला जाए कि यहां नहीं जाना है। तो प्यारे बच्चे, आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे कि निवास की भी स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन उन एरिया को छोड़कर, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पर आपको जाने के लिए मना किया जाता है। ठीक है बच्चे। फिर आपका 19 के 1 के ई के बाद क्या आना चाहिए? आर्टिकल 19 के 1 का एफ आना चाहिए, यानी कि आर्टिकल 19 के 1 का च। और इसमें मैंने आपको बताया था क्या था मैम? इसमें था संपत्ति का अधिकार, इसमें था मैम संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। और इसको क्या कर दिया गया है? यहां से समाप्त। और किसके मतलब समाप्त नहीं, ऐसे कहेंगे कि इसको यहां से क्या किया गया है? हटाया है, रिमूव किया है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब यहां क्या लिखना है फिर मैम? यहां लिखना है 19 के 1 का जी। जी क्यों? क्योंकि एफ गायब कर दिया है, एफ को हटा दिया है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेरा बच्चा बताया था कि नहीं बताया था? बताओ, है ना। और आपको यहाँ 19 के 1 के जी में या 6 में क्या कहा गया है कि भैया जो तुम्हारा मन करता है तुम वो व्यापार कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो, अपनी जीविका को चलाने के लिए तुम कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास उस व्यवसाय या व्यापार को करने के लिए क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी, योग्यता। अब भैया तुम कहने लगो मैम मेरा बड़ा मन करता है मैं डॉक्टर बन जाऊं,
अब MBBS की पढ़ाई करना तो मेरे बस की है नहीं, क्योंकि बहुत टफ होती है। तो तुमने कहा कि आर्टिकल 19 कहता है कोई भी व्यापार कर लो, कोई भी व्यवसाय कर लो, तो आज मैं डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ गया, है ना। वहां पे मैंने 4-5 गोलियां रख ली, इंजेक्शन रख लिए और डॉक्टर बन के बैठ गया। एक मरीज आया बेचारा कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लेंगे, और अब मरीज को तो पता ही नहीं, मरीज को तो पता ही नहीं है कि डॉक्टर साहब तो है ही नहीं असली डॉक्टर, ये तो नकली डॉक्टर हैं। बेचारा ऊपर पहुंच गया, उसका राम नाम सत्य हो गया। तो ऐसा व्यवसाय आपको नहीं करना। आप कहने लगो कि मैं बीच रोड में दुकान लगाऊंगा, नहीं बेटा, आपकी दुकान की वजह से रोड जाम हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। आप कहो मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मीट की शॉप लगाऊंगा, तो लोग तुम्हारी कुटाई कर करके तुम्हारा चूरमा निकाल देंगे। ऐसी जगह पे आप ऐसा व्यापार नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि योग्यता, जगह आपको देखनी पड़ेगी कि आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, ताकि भैया तुम्हारी वजह से किसी और व्यक्ति का बेचारे का नुकसान ना हो जाए, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ तक की बात बेटा समझ में आई हो, प्यारे प्यारे से बच्चों, नन्हे नन्हे से मेरे छोटे बहन भाइयों, थम्स अप करके रिस्पॉन्स दे दो। तुम्हारी जो स्माइली मेरे पास आ रही है, बड़ा खुशी हो रही है कि तुम खुश हो रहे हो। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20 पर। हम रटते रहते हैं कि रटना है। नहीं बेटा, आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है बच्चे, बल्कि आपको मैं यहाँ पे ध्यान रखना है कि रटने की जगह समझना है। थैंक यू रिस्पॉन्स करने के लिए, बहुत प्यारे हो तुम लोग सच में। अब आगे देखो क्या लिखा है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि भैया जब तुम्हें पकड़कर जेल में अंदर डाल दिया जाता है, तो भैया तुम्हारे कुछ अधिकार होते हैं, उनके भी अधिकार होते हैं। अब ये मैम इतनी टफ भाषा होती है कि हमें समझ ही नहीं आता। आर्टिकल सिंपल कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन। यानी जब कोई पुलिस जो है किसी मुजरिम को पकड़ती है और उसको जेल में डाल देती है, तो जेल में डालने के बाद में उसके क्या अधिकार होते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो क्या लिखना है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इसका क्या मतलब होता है मैम? ये तो बड़ी टफ भाषा है मैम, हम इसको कैसे समझें? तो मैं समझाऊंगी ना बेटा। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कह रहा है कि जिस समय अपराध किया है उसी के हिसाब से सजा दो। जिस समय अपराध किया है भैया उसी के हिसाब से सजा दो। ये नहीं कि अपराध पहले किया था, सजा तुम अब दे रहे हो। अब मैं एग्जाम्पल लूंगी बेटा, इसका एग्जाम्पल देखना। जैसे एक व्यक्ति है, उसका नाम है मोहन, ठीक है, एक व्यक्ति है मोहन। मोहन ने किया है अपराध, कोई भी अपराध कर सकता है, और यह अपराध इसने किया था 2015 में। और जब इसने अपराध किया था तो अपराध की सजा कितनी थी? अपराध की सजा थी मैम इस समय पर 8 वर्ष। लेकिन इसके लिए मोहन के ऊपर जो इसका मोहन का जजमेंट आया, कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो दिया था मैम 2020 में। अब इस सजा जो 8 वर्ष की थी ये 2018 में बढ़कर कितनी हो गई? 2018 में 10 वर्ष हो गई। तो अब ये कह रहा है कि मोहन को सजा 8 वर्ष की मिलेगी या फिर 10 वर्ष की मिलेगी। फिर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन। मैम इस सोहन ने भी अपराध किया है, इसने भी अपराध किया था। इसने अपराध किया था मैम 2020 में, ठीक है। और इस अपराध की 2020 में जो सजा थी वो हुआ करती थी मैम यहाँ पर 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन सोहन का जो निर्णय आया, इसके केस का जो जजमेंट आया वो आया मैम 2025 में। और 2025 में जो सजा है वो कितनी हो गई? वो हो गई मैम 3 वर्ष। तो अब मुझे बताओ कि मोहन को कितनी सजा मिलेगी और सोहन को कितनी मिलेगी? मोहन को कितनी मिलेगी और सोहन को कितनी मिलेगी? तो मैम अगर हम दोनों केसेस को देखें तो कह रहा है ये कि जब अपराध किया है उसके हिसाब से सजा। तो मैम अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें 8 वर्ष थी और बढ़कर 10 वर्ष हो गई। तो अगर सजा बढ़ती है तो मैम कम सजा मिलती है, यानी कि 8 वर्ष की मिलेगी। लेकिन जब सोहन ने अपराध किया तो इसके समय पर सजा कितनी थी मैम? इसके समय पर सजा जो, 1 मिनट सॉरी बेटा, यहां थोड़ा बढ़ाएंगे,
सॉरी बेटा, एग्जाम्पल यहाँ 5 वर्ष है और यहाँ पे हम करेंगे कि सजा कितनी हो गई, 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गई, सॉरी। जब जजमेंट आया तो कितनी हो गई, 3 वर्ष। बेटा दोबारा देखना, तो ऊपर वाले में तो 8 वर्ष की, नीचे वाले में 5 वर्ष या 3 वर्ष, नीचे वाले में 5 वर्ष या 3 वर्ष, बताओ जल्दी से। 5 वर्ष की मिलेगी या 3 वर्ष की मिलेगी, नीचे वाले में बताओ। ऊपर वाले में तो तुमने सही बोला कि मैम 8 वर्ष मिलेगी। सोहन को कितने साल की सजा मिलेगी, 5 साल की कि 3 साल की? देखते हैं कितने बच्चे यहां बोलेंगे। 3 साल वाले बच्चे सही है। जैसे अर्णव पंडित ने कहा है मैम 3 साल। क्यों मैम? आपने तो कहा कि जिस समय सजा क्राइम किया है, क्योंकि बेटा यहां पर घट रही है। अगर यहां पर भी घटती तो घटी हुई, क्योंकि आपके देश का कानून कहता है कम से कम सजा। जिस समय अपराधी ने अपराध किया है, अगर सजा कम थी और वो बढ़ गई है तो कम मिलेगी, और जिस समय अपराधी ने अपराध किया उस समय सजा ज्यादा थी, बाद में कम हो गई तो भी कम, यानी कम से कम सजा। ये आपका भारतीय कानून कहता है। तो ये कह रहा है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अगर बात समझ में आई हो तो फिर से थम्स अप कर दो। अब अगला देखो कितना सिंपल भाषा में कह रहा है दोहरे दंड से संरक्षण, आर्टिकल 20 का 2, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोहन ने एक बार अपराध किया तो एक बार सजा दो, ये नहीं कि एक ही अपराध के लिए बार बार सजा देते जा रहे हो। जैसे तुमने एक पिक्चर देखी होगी अंधा कानून। अंधा कानून में अमिताभ बच्चन को अमरीश पुरी के मर्डर केस में जेल में डाल देता है जज, सजा सुना देता है। अब अमिताभ बच्चन बेचारे जेल में चले जाते हैं, जेल में सजा काट रहे हैं किसके? अमरीश पुरी के मर्डर केस की। अब वो बेचारे जब जेल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि जिनके मर्डर केस में उसे अंदर किया गया था वो आदमी तो जिंदा बाहर घूम रहा है। अब वो भागते हैं अमरीश पुरी के पीछे और अमरीश पुरी का मर्डर कर देते हैं, और उसी जज के सामने जिसने अमिताभ बच्चन को सजा दी थी। तो जज कहता है तुरंत अरेस्ट कर लो। अमिताभ बच्चन कहते हैं रुक जाओ, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस अपराध के लिए तुम मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हो उस अपराध की सजा तो तुम मुझे पहले ही दे चुके हो, और ये तुम्हारा कानून कहता है, तुम्हारा संविधान कहता है कि एक अपराध एक बार सजा। एक बार अपराध किया है तो जो अपराध मैंने किया ही नहीं था उसकी सजा तो तुम मुझे पहले ही दे चुके हो, मैं काट चुका हूं इस अपराध की सजा, तो अब तुम मुझे दोबारा सजा नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार अपराध एक बार सजा, दूसरी बार अपराध तब दूसरी बार सजा। ये नहीं कि एक व्यक्ति ने एक बार क्रिमिनल मतलब अपराध कर दिया तो बार बार उसी अपराध में उसको जेल भेजते रहो। तो दोहरे दंड से संरक्षण, एक अपराध एक सजा, एक बार अपराध एक बार सजा। ठीक बेटा। नेक्स्ट, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया पुलिस तुम पर प्रेशर नहीं बना सकती कि तुम अपने ही खिलाफ गवाही दो। आप कहोगे मैम पिक्चर में तो ऐसे ही होता है, हीरो को लटका देते हैं, डंडे बजाते हैं, हीरोइन को किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं अपना जुर्म कबूल करो। तो वो फिल्म है बेटा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती की और उस व्यक्ति ने पुलिस से टॉर्चर होकर जुर्म को कबूल भी कर लिया, लेकिन अगर उसने कोर्ट में कह दिया कि पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे मेरा अपराध कबूल करवाया है, तो बेटा पुलिस पर ही केस हो जाता है। यानी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दो। किसी भी क्रिमिनल को फोर्स नहीं किया जा सकता, यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, आ गई बात समझ में? हो गए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? अब रटोगे तो नहीं, चलो फटाफट। कुछ बच्चे इस उद्देश्य के लिए क्लास में आते हैं कि मैम कब हमारा मैसेज देखेंगी, कब हमें रिप्लाई करेंगी, कब हमारा नाम लेंगी। बेटा बच्चा, तुम्हारा नाम लूंगी ना मैं जिस दिन तुम सम्मान समारोह में आओगे। अभी पढ़ लो, अभी तुम्हारा जो काम है वो पढ़ने का है, नाम दिलवाने का नहीं। अभी नाम लूंगी इतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन जिस दिन सम्मान समारोह में आओगे उस दिन तुम्हारा नाम लिया जाएगा, उस दिन बड़ी खुशी होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
यहां पे देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका क्या मतलब है? इसका एक सीधा सा मतलब है जीवन जीने की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ। क्या है इसका सिंपल मतलब? मैम हम कह सकते हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। मैम हम कह सकते हैं राइट टू लाइफ, यानी मुझे मेरे जीवन के लिए जो जो चाहिए वो सब आर्टिकल 21 मुझे देता है, वो सब आर्टिकल 21 मुझे देता है। और बेटा जी आर्टिकल 21 की जब मैं आपसे बात करती हूं तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, क्योंकि आगे देखिएगा, आगे मैं बता दूंगी इस चीज को भी, इसको पहले मुझे समझाना है तो मुझे थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत शानदार आर्टिकल है। चलो यहां पे पढ़ो। अब यहाँ पे लिखा है भाई कि मैम मुझे चाहिए जीवन जीने की स्वतंत्रता, मतलब मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूं या चाहती हूं। तो भाई मुझे जीने के लिए क्या चाहिए? मैम मुझे जीवन जीने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए मैम निशुल्क खाद्य सामग्री, निशुल्क खाद्य सामग्री। मैम मुझे खाना चाहिए तो सरकार देती है ना बेटा, जिसको आप कहते हो कोटा, यानी फ्री फूड आइटम्स, फ्री फूड आइटम्स जिसको आप राशन कार्ड में, राशन कार्ड बनाकर सरकार के द्वारा, सरकार से प्राप्त करते हो। तो मिलता है कि नहीं? गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, तो राशन में ये सब मिलता है कि नहीं? बिल्कुल मिलता है मैम, क्योंकि खाना हमारे लिए जरूरी है। फिर कहोगे मैम स्वास्थ्य भी जरूरी है, तो आपको क्या मिलता है? निशुल्क चिकित्सा सेवा मिलती है, निशुल्क चिकित्सा सेवा। ये कहां पर मिलती है? मैम ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है। ये कहां पर मिलती है? ओहो भाई यही दिक्कत होती है, ये कहां पर मिलती है? मैम ये हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं। एक मिनट लिख देती हूं मैं, निशुल्क खाद्य सामग्री, निशुल्क खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता, मेडिकल हेल्प, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल हेल्प, फ्री फूड आइटम्स, फ्री फूड आइटम्स। मैम मुझे चाहिए स्वच्छ पानी, प्योर वाटर, सरकार आपको प्रोवाइड कराती है। आप कहते हो मैम मुझे चाहिए स्वच्छ पर्यावरण, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि मैं जब हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध रहेगा तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। क्लीन एनवायरनमेंट। आप कहो कि मैम मुझे जीवन जीना है, इसलिए मुझे अपना मनपसंद जीवन साथी चाहिए, तो आपका प्रेम विवाह इसी आर्टिकल में आता है, प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज। उसके बाद आप कहोगे कि मैम मुझे अपनी लाइफ में कुछ प्राइवेसी भी चाहिए, तो भैया राइट टू प्राइवेसी इसी में आती है, यानी कि निजता का अधिकार। प्राइवेसी केवल बाहर वालों के लिए रखना, घर वालों के लिए मत रखना। मम्मी कहेगी बेटा फोन दे दो, नहीं दे सकती, ये मेरी प्राइवेसी है। मम्मी कहेंगी रुक जा तेरी प्राइवेसी निकालती हूँ, है ना। और झाड़ू, चप्पल, जूता जो मुंह में, जो उनके हाथ में लगेगा वही तुम में लगेगा। तो राइट टू प्राइवेसी कहाँ चलती है? बाहर, घर में नहीं चल सकती। तो ये क्या है? निजता का अधिकार है मैम, ये भी हमारे लिए है। उसके अलावा मैम अगर हम बात करें तो प्रेम विवाह करना हमारी इच्छा है, तो ये आर्टिकल कहता है बेटा कर ले, मैं तुझे दे दूंगा, है ना, तू जी ले अपनी जिंदगी। आगे आ जाओ, आगे अगर हम बात करते हैं तो और क्या आ सकता है इसमें? और मैम जो भी हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, मतलब जो अब हम कह रहे हैं कि मैम विदेश जाने का अधिकार, वो भी इसी में आता है, विदेश जाने का अधिकार। और ये अधिकार हमें किस में मिला था? तो मैम मेनका गांधी, मेनका गांधी वर्सेस, या मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। मेनका गांधी जी विदेश घूमने जा रही थी और मेनका गांधी जी का जो पासपोर्ट है उसको सीज कर लिया।
जब्त कर लिया। मेनका गांधी जी कह रही हैं कि विदेश जाऊंगी मैं, उन्होंने कहा, अथॉरिटी ने कहा नहीं जा सकती। मेनका गांधी जी कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने कहा था कि अगर इनके जीने के लिए विदेश जाना जरूरी है तो इन्हें जाने दो, विदेश जाने का अधिकार। फिर आप कह रहे हो मैम सबसे बड़ी चीज हमें चाहिए शिक्षा का अधिकार। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि बेटा चिंता मत कर, ये भी मैंने तुझे दे दिया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन बेटा आर्टिकल 21 में ही है। और राइट टू एजुकेशन के लिए एक अलग से आर्टिकल जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 का कैपिटल ए लिख दो या क लिख दो, और इसको एड ऑन किया गया है। एड ऑन यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन सभी के लिए प्यारे बच्चे कैसे अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और फ्री में शिक्षा देंगे। और केवल शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि बच्चों को खाना भी मिड डे मील के तहत उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो देखो यहां लिखा हुआ भी है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था, है ना। और जब यहाँ पे आपका अधिकार प्राप्त किया गया, तो सॉरी प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया? क्या पूरी जिंदगी शिक्षा फ्री? नहीं। अनुच्छेद 21 का क कह लीजिए या 21 का ए, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। यानी 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। लेकिन 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 बेटा आपको मैं ये बता दूं यहां पर कि आपको केवल शिक्षा नहीं मिलती फ्री में, बल्कि फ्री में यहां पर बच्चों को खाना भी मिलता है। जब वहां खाना नहीं मिल पाता तो बच्चों को राशन दे दिया जाता है। बिल्कुल सुनील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसे लागू कब से किया गया था? लागू किया गया था मैम 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये था आर्टिकल 21। यानी अब आर्टिकल 21 ने ये कह दिया कि भैया जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है वो सब मैं तुम्हें दूंगा, ये सब तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है कि ऐसे व्यक्ति के अधिकार हैं जिसको पुलिस गिरफ्तार करने आती है, जिसको पुलिस गिरफ्तार करने आती है उस व्यक्ति के अधिकारों की बात की जा रही है। आर्टिकल नंबर 22 में क्या लिखा है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको पुलिस घर पर गिरफ्तार करने, मतलब कहीं पे भी गिरफ्तार करने आए, तो आपका आर्टिकल 22 उस व्यक्ति को बताता है कि भैया तेरे भी अधिकार हैं। अब वो क्या क्या अधिकार हैं? तो आप कहेंगे कि मैम मेरे जो अधिकार हैं, है ना, जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आती है तो पहला देखो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार। तो मेरा पहला अधिकार है कि मैं पुलिस से ये पूछ सकता हूं या पूछ सकती हूं कि गिरफ्तारी का कारण क्या है, मुझे ये रीजन बताओ कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मैंने क्या किया है। तो आपको यह अधिकार आर्टिकल 22 देता है। अब पुलिस ने आपको बता दिया और पुलिस आपको अरेस्ट करके ले गई, आपको लॉकअप में डाल दिया। अब आप पुलिस से कह सकते हैं कि मैं अपने एडवोकेट से बात करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो आप कहेंगे अपनी रुचि के विधि व्यवसाय, जिसे हम कहते हैं अधिवक्ता, से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। यानी आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, उसे अपने केस के बारे में बता सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि भैया मुझे इस केस से बाहर निकालो। तो पहला अधिकार गिरफ्तारी का कारण जानने का।
दूसरा अधिकार, अपने एडवोकेट से अपने केस के बारे में परामर्श करने का अधिकार और बचाव का अधिकार कि भैया मुझे बचाओ, इस केस से बाहर निकालो। तो ये हो गए आपका अधिकार नंबर 2। अब तीसरा क्या होता है मैम? तीसरा ये होता है कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर, मतलब जब पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया है उस समय से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है, जो यात्रा का समय आपका लगा है, जब पुलिस आपको लेकर गई है आपको पकड़ के, तो उस समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। यानी पुलिस जब किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करेगी तो पुलिस का यह कर्तव्य है, पुलिस की ये ड्यूटी है कि उसे 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाए। अगर मैम पुलिस ऐसा नहीं करेगी तो पुलिस पर कार्यवाही होगी, क्योंकि आपका संविधान ये अधिकार देता है उस गिरफ्तार व्यक्ति को कि उसे 24 घंटे के सामने अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाया जाए। ठीक है, आगे चलिए। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध ना किए जाने का अधिकार। टफ हो गई लैंग्वेज, हम सिंपल कर देते हैं। कह रहा है कि बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को पुलिस 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके नहीं रख सकती। और अगर पुलिस ऐसा करेगी तो पुलिस क्या करेगी? आर्टिकल 22 का वायलेशन, अनुच्छेद 22 का उल्लंघन। तो ये आपको ध्यान रखना है। खुशी कह रही है अगर सैटरडे संडे को अरेस्ट किया जाए तो सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, क्योंकि उस दिन कोर्ट बंद रहता है। खुशी, फिर जब मंडे का दिन लगेगा तब 24 घंटे काउंट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला अधिकार गिरफ्तारी का कारण जानने का, दूसरा वकील से परामर्श करने का, तीसरा 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का, और चौथा कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, थम्स अप करो फटाफट, यहां तक समझ में आ गया हो तो। मजिस्ट्रेट मींस क्या होता है बेटा? मजिस्ट्रेट उसको कहा जाता है जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, हाई कोर्ट में जज होते हैं, ऐसे ही आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो जिला न्यायालय होते हैं, वहां पर मजिस्ट्रेट होते हैं। एक जज की तरह होता है मजिस्ट्रेट भी। वो आपके वहां पर बैठकर क्या करता है? कानूनी मामलों की सुनवाई करता है। मजिस्ट्रेट इट्स लाइक अ जज, न्यायाधीश की तरह होता है बेटा। जिला में बैठता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो आपका जजमेंट देता है उसको मजिस्ट्रेट कहते हैं। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। आ गया समझ में मजिस्ट्रेट? आगे आओ। अब है आर्टिकल 23। कह रहा भैया बहुत हो गई जबरदस्ती, अब मत करो। जबरदस्ती काम करवाओगे, अनुच्छेद 23 कहेगा रुक जा, जबरदस्ती काम मत करवा वरना मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। यानी आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। फोर्सफुली कोई भी काम अगर किसी व्यक्ति से करवाया जाएगा तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन हो जाएगा। पांडे कह रहे हैं 24 घंटे से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? पुलिस पर केस होगा। कोर्ट पुलिस से पूछेगा, हाँ भैया बताओ क्यों नहीं लेकर आए 24 घंटे के अंदर अपराधी को? जय भीम मूवी देखना बेटा। आप कहोगे मैम बताओ हमारा पेपर आने वाला है, आप मूवी बता रही हो। अरे पेपर के बाद देख लेना, लेकिन इस तरह की मूवी आपको देखनी चाहिए। ऐसी मूवी जो आपकी सोसाइटी से जुड़ी है, जो आपके संविधान से जुड़ी है,
जो आपके नॉलेज को बढ़ाती हैं ऐसी। लेकिन हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं शीला की जवानी गाना, हम देखते हैं रील, हम तो वो देखेंगे मैम जिसमें लव स्टोरी आ रही होगी, हीरो हीरोइन की शादी नहीं हो पा रही है, विलन आ गया है, पर हम ऐसी मूवी नहीं देखेंगे जो हमें कुछ सिखाएंगी। तो ऐसी मूवी भी देख लिया करो थोड़ी बहुत। जे भी मूवी में भी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, अपराधी को पकड़ा जाता है, इतना टॉर्चर कर देती है पुलिस, जेल में ही मार देती है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना तो बहुत दूर की बात है। फिर उसकी बीवी जाकर केस करती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुलिस पर कार्यवाही होती है अगर पुलिस ऐसा नहीं करेगी। ये देखो धुरंधर मूवी देखना मैम, अरे भैया पढ़ लो, आ जाओ इधर। बलात् श्रम का प्रतिषेध, फोर्सफुली कराया हुआ कोई भी काम आर्टिकल 23 कहता है नहीं करवा सकते। जैसे मैम इसका एग्जांपल, जैसे बेटा स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा, जैसे बेगार अथवा बलाश्रम, फोर्स्ड लेबर कि भैया तू कर, तुझे करना पड़ेगा, आप बंदूक दिखा के काम करवा रहे हो, आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, है ना। मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय करना जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हो, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार करना, बंधुआ मजदूरी करवाना, ये सब क्या है, सब जबरदस्ती तो करवाते हैं। क्या कोई अपनी मर्जी से कहेगा कि मुझे बेच दो, नहीं कहेगा ना। जबरदस्ती किडनैप किया जाता है, पकड़ा जाता है, प्रोस्टिट्यूट बनाया जाता है, महिलाओं को वैश्यागिरी में डाल दिया जाता है, ये सब क्या है, फोर्सफुली। दास व्यवस्था जिसमें आपकी दास रखे जाते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, मारपीट की जाती थी, जबरदस्ती काम करवाया जाता था, तो ये सब आर्टिकल 23 का वायलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। दास प्रथा, प्यारे बच्चे आप इतिहास में पढ़ते होंगे, पहले के समय दास रखे जाते थे जिन्हें गुलाम भी कहते हैं, और इनमें दास मेल भी होते थे और फीमेल भी होती थी। तो मेल का भी शोषण किया जाता था और फीमेल का भी शोषण किया जाता था, जबरदस्ती काम कराया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, उन पे मारपीट की जाती थी, अत्याचार किया जाता था। तो ये सब क्या था, जबरदस्ती ही तो था, लेकिन अब नहीं। फोर्सफुली कराया हुआ कोई भी काम आर्टिकल 23 का वायलेशन है, ये समझ लो तुम। फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते आप किसी से, ठीक है। और बताइए यहां पर क्या समझने है, बंधुआ मजदूरी क्या होता है। अब भाई यहां पे क्या किया जाता था, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई एक ए नाम का व्यक्ति है, अब ए नाम का व्यक्ति किसी के यहां काम करता था, उसने कहा तुम मेरे बंधुआ मजदूर हो, फिर उसका वो ए मर गया, उसका बेटा बी आया तो उसको भी बंधुआ मजदूर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते थे, इनको मजदूर बनाकर रखते थे, वो भी बंधुआ, और इसमें एक स्टैंप लगा देते थे उसके हाथ पे कि ये मेरा बंधुआ मजदूर है, मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूं। इसके ऊपर एक सीरियल भी बना था उड़ान। तो बंधुआ मजदूरी हो गई, दास प्रथा हो गई, जबरदस्ती कोई काम हो गया, महिलाओं का व्यापार, बच्चों का व्यापार, मनुष्यों का व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या कोई महिला ये कहेगी कि मुझे जबरदस्ती, कोई कहेगी कि मुझे बेच दो, नहीं। बच्चे को आप बेच देते हैं उठा उठा के सड़कों से, है ना, बच्चों से घरों में जबरदस्ती काम करवाते थे, बच्चों के लिए भी अधिकारों की बात है। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है आर्टिकल 24, ठीक है, यहां आर्टिकल 24 लिख देना इसमें, इधर आर्टिकल 24 कह रहा है, आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बालक है तो तुम उससे काम नहीं करवा सकते। मैम कहां कहां नहीं करवा सकते, हाँ बच्चों से भीख मंगवाते हैं, बिल्कुल जबरदस्ती मंगवाते हैं बच्चों से भीख, कुछ तो अपने शौक में मांगते हैं, कुछ से जबरदस्ती। और 24 में कह रहा है, आर्टिकल 24 में कि 14 साल से अगर कोई भी कम का बच्चा है तो आप उससे किसी भी कारखाने में, यानी कि फैक्ट्री में, जैसे पटाखों की फैक्ट्री हो गई, मतलब कोई भी जोखिम पूर्ण कार्य नहीं करवा सकते। पहले सिर्फ इतनी बात थी कि 14 साल से अगर कम का बच्चा है तो आप उससे कोई खतरनाक काम नहीं करवाएंगे, ना किसी कारखाने में ना किसी खान में। मैम खान क्या होती है, माइंस, जैसे कोयला निकालने की माइंस जिसमें खनन का काम होता है। कारखाना जैसे पटाखे बनाने का कारखाना, एग्जाम्पल। भाई खतरा है ना, बच्चा मर सकता है, लेकिन इतना ही नहीं। अब पहले क्या था, पहले छूट थी कि बच्चे घरों में काम कर सकते हैं, अब कहा जाता है कि आप घरों में भी काम
नहीं करवा सकते, आप होटलों में काम नहीं करवा सकते, आप दुकानों में काम नहीं करवा सकते। क्यों मैम? क्योंकि इन जगहों पर भी बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, क्योंकि इन जगहों पर भी बच्चों का शोषण किया गया। घरों में रख लेते थे बच्चों को, उन्हें खाना नहीं देते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। होटलों में भी यही हाल था, दुकानों में भी यही हाल था। तो कहा कि अब कोई काम नहीं करवा सकते, अब केवल खतरनाक काम नहीं, अब आप ऐसे काम भी नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भैया ये नहीं करवाना, आपको बच्चों को रोजगार नहीं देना। आप कहोगे मैम करते रहते हैं, हम तो देखते हैं बच्चे। हाँ बेटा करते हैं ना, मैं कब मना कर रही हूं नहीं करते, लेकिन क्या हम कंप्लेन करते हैं? अगर किसी बच्चा, कोई बच्चा काम कर रहा है और 14 साल से कम का है, और आप अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी, लेकिन पुलिस भी कई बार इग्नोर कर देती है। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूं? क्योंकि हम यहां पढ़ते कुछ हैं पर रियल लाइफ में कुछ और होता है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं अपने घर में, अरे अपने घर में माँ बाप शोषण थोड़ी करेंगे तुम्हारा। ये देखो मैम, मुझसे मम्मी काम करवाती है, भाई बताओ हद कर रहे हो। अरे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारा शोषण कर रही है क्या? तुम्हारे साथ मारपीट कर रही है क्या? तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारा काम करती है, वो तो कभी नहीं कहती मेरे से काम करवाते हैं ये। बेटा तुम्हारी मम्मी, माँ, माँ एक ऐसा शब्द होती है ना जीवन में, जो नाम लेते ही एनर्जी आ जाती है। सुबह तुमसे पहले उठती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारा संडे है पर उनका कोई संडे नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए पूरे दिन काम करती हैं, तुम्हारी फैमिली को मेंटेन करती हैं, फिर तुम सो जाते हो, उसके बाद वो सोती हैं। और हमेशा क्या दुआएं मांगती हैं? हमेशा यही दुआएं मांगती हैं कि उनके बच्चे सही सलामत रहें, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम जो ये उन्हें ब्लेम कर रहे हो कि मम्मी काम करवाती है, तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारे लिए काम करती हैं, तुम्हारे पापा भी तो तुम्हारे लिए काम करते हैं। बताओ, मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ते हो तुम लोग। सच में तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए। आगे आ जाओ। आर्टिकल 25 क्या है भैया? आर्टिकल 25 है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, बस इतना ही है। लेकिन मैम समझ नहीं आ रहा। तो आर्टिकल 25 देखो क्या कहता है। यह कहता है कि भैया आप क्या कर सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो। आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो? आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। आप किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, धर्म को अपनाने के बाद में जो भी धर्म आपने अपनाया है, जो भी धर्म, उस धर्म का आप प्रचार प्रसार, यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन जिसको हम कहते हैं। प्रचार प्रसार का मतलब होता है अपने धर्म के बारे की, अपने धर्म की बातें किसी और को बताना। तो आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हो। आचरण क्या होता है? मतलब प्रैक्टिस करना, मतलब अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हो। अगर आप हिंदू हो तो मंदिर जा सकते हो, मुस्लिम हो तो मस्जिद जा सकते हो, है ना? आपको आजादी है। लेकिन कह रहा है कि सुन ले भैया, सब कर ले तू, लेकिन आप ध्यान रखना, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन ये अगर तुम करवाओगे तो आर्टिकल 25 का वायलेशन होगा, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। ये नहीं करवा सकते तुम। तुम्हें अपने धर्म की अच्छी बातें बतानी है, खूब बताओ। तुम्हें अपनी मर्जी से धर्म चेंज करना है, कर सकते हो। लेकिन तुम सोचो कि मेरा धर्म अच्छा है, मैं इसका भी धर्म चेंज करवा दूं जबरदस्ती, वो नहीं करवा सकते। ये क्यों लिखा गया मैम? क्योंकि पहले के समय पर लोगों के जबरदस्ती धर्म चेंज करवाए गए थे, इसलिए लिखा गया इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 25 कहता है अपना धर्म अपनाओ, कोई भी धर्म है आपका, आप अच्छे से उसका प्रचार प्रसार करो, बताओ लोगों को, उसके हिसाब से आचरण करो, मतलब पूजा पाठ करो, खूब करो, लेकिन किसी दूसरे का धर्म परिवर्तन आप नहीं करवा सकते, ये साफ कहता है। तो
तो ये है इसका मतलब। आ गई बात समझ में? आगे आ जाओ। अब एक आर्टिकल है, अब इस आर्टिकल को यहां बच्चे रटते रहते हैं। लिखा है, यह आर्टिकल कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब मैम ये क्या होता है? ये क्या होता है मैम? तो ये आर्टिकल 26 ये कह रहा है कि भैया यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई। ये आपकी जो फ्रीडम है ये रिलीजियस सेक्ट्स के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मैम ये तो समझ में आ गया कि ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये धार्मिक संप्रदाय के लिए है। लेकिन ये बता दो मैम कि धार्मिक संप्रदाय तो हमें पता ही नहीं है किसे कहते हैं। कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। लेकिन किसको है ये स्वतंत्रता? तो धार्मिक संप्रदायों को, रिलीजियस सेक्ट्स को है। अब लेकिन ये होते क्या हैं? तो बेटा रिलीजियस सेक्ट्स उसे कहेंगे जिसमें क्या होता है, सबसे पहले रिलीजियस सेक्ट्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक समूह, लोगों का समूह होना चाहिए, यानी ग्रुप ऑफ द पीपल होना चाहिए। और ये जो समूह होगा, ये समूह जो होगा लोगों का, इन सभी का क्या होना चाहिए? एक धर्म, अलग अलग धर्म से नहीं होने चाहिए। उसके अलावा इनका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा मैम इनका एक पर्टिकुलर एक नाम होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मैम रामकृष्ण मिशन, एग्जाम्पल है मैम रामकृष्ण मिशन। यानी एक धर्म के लोग, एक उद्देश्य और एक ही उनका होना चाहिए नाम। तो ये स्वतंत्रता किसको दी गई है? धार्मिक संप्रदाय। तो रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक संप्रदाय है। तो धार्मिक संप्रदाय के लिए आर्टिकल 26 फ्रीडम देता है, ना कि किसी व्यक्ति को। और किस चीज की फ्रीडम? तो मैम धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी जो हमारे रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करना। जितने बच्चे हैं, टाइम हो गया, टाइम नहीं हुआ है, पहले तो लिखो टाइम हो गया। तो टाइम नहीं हुआ है, मैंने बोला था फंडामेंटल राइट्स खत्म होने पर टाइम होगा आज क्लास का। संडे एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, मेंटली प्रिपेयर होके बैठना। समझ आ रही है ना? कितना अच्छा होता ना अगर ऑनलाइन डंडा या मुक्के का ऑप्शन होता। सोचो, फिर जितने तुम्हारे कमेंट चल रहे हैं फिर तुम शांत बैठे रहते। हाँ, आज तुम मैम का धर्म पता कर लो, मैम का धर्म क्या है, मैम जाट हैं कि मैम हिंदू हैं, क्योंकि मेरे धर्म से तो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे तुम्हारे एग्जाम में कि पारुल मैम किस धर्म की हैं। सुधर जाओ, पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, ठीक है? टेम नहीं होता है, टाइम होता है। आगे आओ। रिस्पॉन्स दे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुनो भैया, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, फ्रीडम टू टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन। मैम नहीं समझ आ रहा। ये कह रहा है कि सुनो, ये बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, सुनो भैया सुनो, आप किसी भी व्यक्ति से कोई धार्मिक कर नहीं ले सकते, आप कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकते। ये सिंपल कह रहा है कि आप धार्मिक कर नहीं ले सकते, आप रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकते। ध्यान से सुन लो। आप ये कह के किसी व्यक्ति से कहो कि भाई हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें अपने धर्म का प्रमोशन करना है, तो टैक्स दे दो, नहीं ले सकते। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, फीस ले सकते हैं। शुल्क ले सकते हैं, क्योंकि भी बहुत सारे बच्चे यहां ऑब्जेक्शन करने वाले हैं कि आप कह रही हो पैसा नहीं, टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन अब आप कह रही हो शुल्क ले सकते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है मैम? आकांक्षा भी रिवीजन स्लाइड जब बताऊंगी बेटा तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। टैक्स नहीं ले सकते लेकिन फीस ले सकते हैं, क्योंकि बेटा टैक्स क्या होता है?
मैम अगर हम बात करते हैं तो जो टैक्स है ना मैम, वो कंपलसरी होता है, टैक्स अनिवार्य होता है। मतलब अगर टैक्स लग गया तो वो भैया देना ही देना पड़ेगा। टैक्स क्या होता है? कंपलसरी, अनिवार्य होता है, ये तुम्हें हर हालत में देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स देना ही देना पड़ता है जिसकी इनकम पर लगता है। लेकिन फीस क्या होती है मैम? फीस तब देनी पड़ती है जब हम सर्विसेज लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैम ये एक मंदिर है और इस मंदिर की जो है एंट्री फीस है, तो आप जब इस मंदिर में अंदर जाओगे तो फीस दोगे, नहीं जाओगे तो नहीं दोगे। आप कहोगे मैं मंदिरों में पैसा दान में दिया जाता है, तो दान तुम अपनी मर्जी से देते हो, जबरदस्ती तुमसे दान नहीं लिया जाता कि दान पेटी रखी है डालो डालो डालो, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर धार्मिक कर लग गया तो फिर ये देना ही पड़ता है। जैसे आपको पता था, एक लगता था धर्म के आधार पर जजिया कर, जजिया टैक्स, और वो क्या था? जबरदस्ती लिया जाता था। किस पे लगता था जजिया टैक्स मैम? गैर मुसलमानों पर। तो फीस कंपलसरी नहीं है, फीस आपको तब देनी होगी जब आप मंदिर में जाओगे। मान लो आपको पूजा की थाली लेनी है तो आप दोगे पूजा की थाली वाले को पैसे, पर अगर नहीं लोगे तो नहीं दोगे भैया। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिसमें फ्री में एंट्री होती है, तो फ्री में घूम के आ जाओ, मत चढ़ाओ प्रसाद, मत लो पूजा की थाली। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे बोलने वाले थे कि मैम लिया तो जाता है, मंदिर वाले पैसा लेते हैं। अरे भैया भैया, तुम देते हो तो लेते हैं, मत खरीदो फूल माला, क्यों खरीद रहे हो? मत दो फूल वाले को पैसे। ठीक है, इतनी बात आपको। गैर मुस्लिम मतलब जो आपके मुसलमान नहीं होते थे। जजिया कर उन लोगों से लिया जाता था जो आपके मुसलमानों के अलावा अन्य धर्म होते थे उनसे। जजिया टैक्स एक तरीके से कह सकते हैं हिंदुओं से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो टैक्स क्या होता है? कंपलसरी। अब आ जाओ भैया आर्टिकल 28। ये कह रहा है, सुनो भैया हमारी बात, हम बात करेंगे शिक्षण संस्थाओं के बारे में। कौन सी शिक्षण संस्था? जो सरकार ने बनाई है, जिसमें सरकार का पैसा लगा है। कह रहा है कि कोई भी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, उसमें तुम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, उसमें तुम रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते, किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। तो देखो यहां लिखा है शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता है? आर्टिकल 21 का खंड अ, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। राज्य का मतलब है यहां पे सरकारों से। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित का मतलब क्या है? आप कहोगे मैम राज्य निधि से पूर्णतः पोषित का मतलब है कि ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षण संस्थान जिनमें सरकार ने पैसा लगाकर सरकार ने उनको स्थापित किया है, तो उनमें क्या नहीं देनी? धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। मतलब धार्मिक शिक्षा देने के लिए मना करता है, आप नहीं दे सकते। क्योंकि हमारे देश का अपना कोई पर्टिकुलर एक धर्म नहीं कि भैया वहां पे धर्म चला दो। गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या आप देखते होंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जो आपके प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो जनरल स्कूल होते हैं, वहां पर भी किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। लेकिन यहां पे तो सीधा ये किसकी बात कर रहा है? सरकारी स्कूलों। अब बच्चा कह रहा है मदरसा आ रही हूं, मदरसे पे भी थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो, थोड़े सब्र भी कर लिया करो। है ना, सब्र नहीं है मैम हमारे अंदर। आ जाओ आगे। तो सीधी सी बात है, सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। बात समझ में आ गई है? मतलब जिसकी स्थापना सरकार के पैसे से हुई है उसमें, चाहे भले ही सरकार का उसमें 10% हिस्सा क्यों ना हो। आगे आ जाओ। अब यहां पे बात करेगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब पहले तो मैम हमें यह बताओ कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्प क्या होता है? कम। संख्यम, संख्या क्या होती है? नंबर। मतलब जिनकी संख्या बाकी की अपेक्षा कम होती है, जिनकी संख्या बाकी की अपेक्षा कम होती है मैम, उनको कहते हैं अल्पसंख्यक।
उनको कहते हैं अल्पसंख्यक। तो हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोगों का निर्धारण किया जाता है, माइनॉरिटीज का निर्धारण किया जाता है, वो दो आधार पर, एक तो भाषा के आधार पर और दूसरा बेटा जी धर्म के आधार पर, लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पर। जैसे मान लीजिए आप एक जगह रहते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा हिंदी बोली जाती है और बाकी भाषा वहां कम बोली जाती है, तो बाकी भाषा के लोग अल्पसंख्यक। ऐसे ही धर्म, जैसे हमारे देश में हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा लोग हैं, तो बाकी के धर्म कौन हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। जैसे पारसी माइनॉरिटीज में आते हैं, बुद्धिज्म माइनॉरिटीज में आते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बाकी के धर्मों के लोगों से कम है। तो भाषा और धर्म ये दो आधार हैं हमारे यहां पर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या भाषा और धर्म के आधार पर बाकी के लोगों की अपेक्षा कम होती, उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 दोनों की अगर हम बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं। अब इसमें क्या हित की बात करते हैं? कह रहा है आर्टिकल 29 कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैम ये जो अल्पसंख्यक होते हैं इनको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और मैम अपनी लिपि, इनको मेंटेन रखने के लिए अधिकार दिया गया है, यानी कि इनको संरक्षित रखने का अधिकार है। अब मैम भाषा समझ में आ गई, संस्कृति समझ में आ गई, पर लिपि क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होती है? भाषा को लिखने का तरीका। लिपि क्या होती है बेटा जी? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। जैसे ब्राह्मी लिपि, जैसे खरोष्टी लिपि, जैसे ग्रीक लिपि, जैसे अरामाइक लिपि, ये सब लिपि हैं, सब स्क्रिप्ट हैं, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम ये क्या कर सकते हैं, आपके जो माइनॉरिटीज हैं ये अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, इनको बनाकर रख सकते हैं। लेकिन मैम कैसे? तो बेटा इनके स्पेशल स्कूल्स बनते हैं। बिल्कुल देवनागरी लिपि है हमारी, शाबाश, है ना। और फिर देखो यहाँ पे आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? कह रहा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। कह रहा है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को संरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 30 के तहत मैम ये अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं, मतलब उनको चला भी सकते हैं कि उन्हें कैसे चलाना है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ये कहता है आर्टिकल 30। किसको दिया गया है? अल्पसंख्यकों। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो माइनॉरिटीज होते हैं, ये जो अल्पसंख्यक होते हैं, इन्हें ये दो अधिकार मिलते हैं। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, प्यारे बच्चे, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आपकी यहां पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे इसी का एग्जाम्पल है मदरसा। तो मदरसे में क्या दी जाती है मैम? इस्लामिक शिक्षा। इस्लामिक शिक्षा के बारे में उसमें उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, ये सब सिखाया जाता है। तो आपका जो मदरसा स्थापित होता है वो आर्टिकल 30 के तहत होता है। मुझे बस 5 मिनट और दे दो अपनी जिंदगी के, ठीक है। और ये जितने बच्चे हैं टाइम वाले, ऐसा करो तुम क्लास बंद करो और घर पे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें पढ़ना तो है नहीं। तुम्हें मैंने समझाया है, उसके बाद भी तुम्हें नहीं समझना। ठीक है, आगे आ जाओ। अब 31 में तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूं कि संपत्ति का अधिकार था। बेटा आर्टिकल 29 और 30 खुशी दोनों माइनॉरिटीज के लिए हैं, दोनों अल्पसंख्यकों के लिए हैं। पहले वाले में 29 में उनकी भाषा, उनकी लिपि
और उनकी संस्कृति को सुरक्षित करने की बात है। और सुरक्षित करने के लिए वो क्या कर सकते हैं मैम? सुरक्षित करने के लिए वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये किस में दिया गया है मैम? आर्टिकल 32 में। यानी आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, और वो क्या है बेटा मैम? वो बात है सिंपल सी कि आर्टिकल 32 क्या करता है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है इस आर्टिकल के तहत। और कौन करता है इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा? तो वो करता है मैम हमारा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा बेटा जी हाई कोर्ट भी करता है, लेकिन हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। ये दोनों आर्टिकल याद रखना, क्योंकि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का काम होता है। तो जो काम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट करता है, वही काम आर्टिकल 226 में आपका हाई कोर्ट करता है। अब एक क्वेश्चन इससे बहुत बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, कि यह भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है। अब आर्टिकल 32 में आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, लेकिन कैसे मैम? कैसे करता है सुरक्षा? तो बेटा जी रिट जारी करता है। मैम रिट क्या होती है? रिट एक तरीके से कोर्ट के द्वारा जारी किए गए नोटिस होते हैं जो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किए जाते हैं जो उनका उल्लंघन करता है। जैसे मैम हमारे 5 प्रकार की रिट होती हैं। 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। मैंने आपको बताया था बेटा कि जब जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जब जब आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीना जाएगा, तब तब क्या होगा बेटा जी? तब तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप मदद के लिए जा सकते हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो 32 नंबर की बस पकड़ के, मतलब आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट में जाओगे तो मैम आपका 226 नंबर की बस पकड़कर, मतलब आर्टिकल 226। तो 5 प्रकार की जो रिट होती है सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट। अब रिट पहली क्या है मैम? पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये कब जारी होती है? अभी तुमने आर्टिकल 22 में मुझसे बड़े सारे क्वेश्चन पूछे थे। इसका मतलब होता है सीधा सीधा व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। कहां पर? कोर्ट के सामने। किस व्यक्ति को? जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी जब पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करती, तो ये रिट किसके खिलाफ जारी होती है? पुलिस के विरुद्ध जारी की जाती है। पुलिस के विरुद्ध जारी। किस पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध जारी होती है मैम? जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के सामने नहीं लेकर जाता, तब कोर्ट इस रिट को पुलिस अधिकारी के खिलाफ जारी करके कहता है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे सामने लेकर आओ। तो ये रिट जारी होती है उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो आर्टिकल 22 का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, ध्यान से मेरी बात। नेक्स्ट, परमादेश, मैंडेमस।
इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम क्या देते हैं? आदेश देते हैं। वी ऑर्डर। और ये किसके विरुद्ध जारी होती है? सरकारी या सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध। सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध, यानी जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं, जो आपके सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ। कब होती है मैम? जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर, जब वो अपने कर्तव्यों को करने से मना कर दे। जैसे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि मैं आपसे ये कहूं कि आपको ये पता है कि ये वाले ऑफिस में ये सरकारी अधिकारी ये वाला काम करेगा, वो कहे मैं नहीं कर रहा, तो उससे कहना कि रिटर्न में लिख दो। वो लिखेगा ही नहीं कभी। पता है क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि उसके खिलाफ ये रिट जारी हो जाएगी, परमादेश। और कोर्ट उससे कहेगा सुनो, कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बिठाया यहां तुम्हें, काम करने के लिए बिठाया है, तो जो तुम्हारा काम है वो करो, करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो क्या होता है? परमादेश, यानी कि मैंडेमस, जिसमें कोर्ट आदेश देता है उन सभी लोगों को जो अपने काम नहीं करते। इसमें आपके जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय, कौन से कोर्ट? सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनको भी ऑर्डर दे सकते हैं कोर्ट। और ध्यान रखना, रिट जारी करना या तो काम होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और इसका सीधा सा मतलब होता है मना करना। किसको मना करता है और कौन मना करता है? तो बेटा ये रिट, एक मिनट, कहीं मक्खी या मच्छर बैठा है? हाँ देखो ये बैठी है। ये रिट वरिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय मतलब सीनियर कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये रिट वरिष्ठ न्यायालय यानी सीनियर कोर्ट, सीनियर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। विरुद्ध जारी, जैसे आप घर में कई बार कुछ काम कर रहे होते होंगे, तो आपसे कहा जाता है ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना काम करो। तो ऐसे ही यहां सीनियर कोर्ट कहते हैं कि सुनो भैया अधीनस्थ न्यायालय, ये तुम्हारा एरिया है, इसके अंदर काम करो, इसके बाहर जाकर काम मत करो। जैसे ही ये बाहर जाकर काम करता है, तुरंत कह रहा रुक जा भैया, तेरा काम नहीं है, तू नहीं कर सकता। आपको बेटा ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रतिषेध का मतलब क्या होता है। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, और मना कब किया जाता है? जब आप वो काम करते हैं जो आपके करने का नहीं है। तो ऐसे ही जब सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सीनियर कोर्ट की भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, इसको तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो शक्तियां, उनके अंदर रह के काम करो, बाहर मत जाओ। जैसे ही बाहर जाएंगे तुरंत ये प्रोहिबिशन रिट जारी हो जाएगी। आगे उत्प्रेषण, तो बेटा सेम ये वाली जो रिट है उत्प्रेषण, ये भी आपके कौन जारी करते हैं? सीनियर कोर्ट द्वारा। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मना करना। मना करना लिख लेना, इसका मतलब होता है मना करना। और ए आपका, इसका मतलब होता है मंगवा लेना। क्या मंगवाते हैं मैम? ये मंगवा लेना, अभी बताती हूं इसका मतलब होता है। और इसे भी आपके सीनियर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के विरुद्ध जारी करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट के विरुद्ध जारी। मैम इसमें क्या मंगवाने के लिए जारी करते हैं? देखो, अब आप मुझे ये बताओ
कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना किसका अधिकार है? तो आप कहोगे मैम या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। मैम या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का काम है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, लेकिन गलती से मामला कहां पहुंच गया? गलती से मामला मैम सबऑर्डिनेट कोर्ट में पहुंच गया, अधीनस्थ न्यायालय में पहुंच गया। तो अधीनस्थ न्यायालय को क्या करना चाहिए कि भैया ये मेरा काम नहीं है, इसको मैं भेज देता हूं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वो केस ट्रांसफर नहीं किया। तो आपके सीनियर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो उस मामले को अपने पास मंगवा लेंगे। यानी ऐसे मामले जिन पर सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को है और वो गलती से सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास चला जाता है, तो या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट खुद ही उस मामले को ट्रांसफर कर दे, लेकिन अगर वो नहीं करता तो आपके सीनियर कोर्ट उस मामले को अपने पास मंगवा लेते हैं कि भैया हमारे पास भेज दो। ठीक है। लास्ट अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर, किसी सरकारी नौकरी पर, किसी पब्लिक ऑफिसर की पोस्ट पर इलीगल तरीके से बैठता है, पैसा देकर नौकरी ले लेता है, अब नौकरी तो ले ली पर काबिलियत तो है ही नहीं, तो कोर्ट पूछेगा व्हाट इज योर अथॉरिटी, तुम्हारा क्या प्राधिकार है कि तुम इस पद पर बैठे हो, तुम इस पद पर बैठने के लायक नहीं हो। तो आप सुनते हो ना कि नौकरियों में भ्रष्टाचार हो गया, नौकरी कैंसिल हो जाती है, वैकेंसी कैंसिल हो जाती है पूरी। क्यों प्यारे बच्चे? क्योंकि आपके पास काबिलियत नहीं थी, आपने भ्रष्टाचार के थ्रू उस नौकरी को ले तो लिया लेकिन काबिलियत नहीं है। और आपकी सारी नौकरियां ऐसी नहीं होती कि जिसमें हम बिना काबिलियत के बैठ जाएं। कुछ नौकरी ऐसी होती हैं जिनमें पैसा देकर आप नौकरी तो ले सकते हो पर काबिलियत नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। तब कोर्ट पूछता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। और आज हम इतना ही रखेंगे और कल की क्लास में मैं शुरू करूंगी डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है। आपकी जिंदगी के 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं मैंने आज, उसके लिए आपके इन 20 मिनट के लिए दिल से शुक्रिया आप सभी का। बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। सैटरडे लंबी क्लास चलेगी, आज मैं आपको 1.5 घंटे से भी पहले छोड़ रही हूं, लेकिन आगे 2 घंटे से पहले नहीं छोड़ पाऊंगी। मजबूरी को समझने की कोशिश करें, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और अगर आज का एग्जाम, आपका एग्जाम नजदीक है तो आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। तो मैं आगे से आपका ये कोई कमेंट नहीं देखूंगी, कोई भी कमेंट कि टाइम हो गया, कि रोटी बनानी है, कि सब्जी बनानी है, सब बनाकर बैठना क्लास में। अगली बार 2 घंटे क्लास होगी कम से कम। ठीक है। आज के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। क्लास अच्छी लगी हो, अच्छा रिवीजन तो कराया ही नहीं मैम, रिवीजन तो कर लो। जिसको रुकना है रुक जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, क्योंकि अब मैं बस रिवीजन करवाऊंगी। रिवीजन स्लाइड, रिवीजन स्लाइड, कैसे क्वेश्चन बनता है। चलो, पहला क्वेश्चन बनेगा समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। दूसरा, अस्पृश्यता का अंत, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, किस आर्टिकल में है। ठीक है। शैक्षणिक एवं
सांस्कृतिक अधिकार किस आर्टिकल में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बलात् श्रम का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 32 को किसने संविधान की हृदय और आत्मा कहा? हृदय और आत्मा। जिसको रिवीजन नहीं करना है वो जा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट बताना। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। स्थापना का अधिकार। समान अवसर। भेदभाव का प्रतिषेध। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध। इतना ही रखेंगे। यह आपका रिवीजन है एक तरीके से, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शन में आर्टिकल होते हैं। हमारा अधिकार है रिवीजन करने का, बिल्कुल करो भैया, मैं तो तुम्हारे अधिकार छीन ही नहीं रही, लेकिन अब तुम्हें ही टाइम की चिंता है। ठीक है, तो आगे देखो, यहां पर अब शुरू हो जाओ और मैच करते जाना। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 17, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आर्टिकल 29 और 30, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 18,
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 और बलात् श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23। क्या तुमने ये सब किया है? क्या ये सब आपने आंसर दिए हैं? आंसर किए हैं तो थम्स अप कर दो फटाफट, ठीक है। उसके बाद बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24। संविधान की हृदय और आत्मा कहा है मैम डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जी ने आर्टिकल 32 को। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22 में। अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना 30। समान अवसर 16। भेदभाव का प्रतिषेध 15। और ये है आपका होमवर्क। ये आपका रिवीजन और ये आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है बेटा। होमवर्क का आंसर आपको होमवर्क में करना है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व, और उसमें केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर ही हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।